नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है ऐलान जंग। तो ऐलान जंग हो गया है और निश्चित तौर पर अब आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के पास एक पिक्चर है जो मध्य प्रदेश के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं कि अब आपको इस हिसाब से चलना है। 17 नवंबर को चुनाव है और चुनाव के साथ पूरा कार्यक्रम अब आपके सामने है और 3 दिसंबर वो तारीख है जब नतीजे होंगे। और मैं सुबह भी याद कर रहा था कि हम इसी स्टूडियो में होंगे और अब तक कहीं पटाखे फूट रहे होंगे और जश्न का माहौल होगा। और दूसरी तरफ दोनों को शुभकामनाएं, इसलिए उस पक्ष की तरफ ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सब कुछ बहुत साफ है कि निश्चित तौर पर जो विजयी होता है, जिसकी जय होती है, उसका उत्साह भिन्न होता है और कठिन होता है थोड़ा सा जहाँ सफलता नहीं मिलती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश की चुनावी जंग बहुत रोचक है और दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह की ताकत लगाई है वो अद्भुत है। और इसी बीच बंसल न्यूज़ की खबर पर भी मुहर लगती है और चौथी सूची जारी हो जाती है और इस सूची में करीब करीब 2 दर्जन मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। और इस सूची में प्रयोग धर्मिता के बजाय बीजेपी ने सीजन लीडर्स को और 70 पार नेताओं को भी भरपूर मौका देने की ही प्रवृत्ति और परंपरा को आगे बढ़ाया है। और ये कहा भी है कि जहां प्रयोग करने की ज़रूरत थी, बिना कहे कहा है, वहां हमने प्रयोग किया है। 4-4 मंत्रियों को उतार दिया हमने मैदान में और सांसदों को उतार दिया और जहां प्रयोग करना था वो प्रयोग कर दिया। लेकिन जहां ज़रूरत नहीं है वहां अनावश्यक हम प्रयोग करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो आपको लगे हाथों एक कार्यक्रम भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव कार्यक्रम है, ये चुनाव कार्यक्रम किस तरह आगे बढ़ेगा। तो ग्राफिक्स के ज़रिए आप इसको देखेंगे। 21 अक्टूबर नामांकन पत्र भरने की शुरुआत है। आप सबको याद है, आपकी सबकी स्मृतियों में है कि ढोल धमाके के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचा जाता है और वहां अगर कोई बड़ा प्रत्याशी है तो बड़े नेता भी मौजूद रहते हैं। और नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है 30 अक्टूबर, तो करीब करीब 1 सप्ताह का समय है। और 31 अक्टूबर को छानबीन होगी नामांकन पत्रों की कि वो सही हैं या सही नहीं है। और 2 नवंबर नाम वापसी का अंतिम दिन है। यानी आप कह सकते हैं कि 2 नवंबर की शाम को हम ये कह सकेंगे कि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और एक एक विधानसभा की तस्वीर हमारे सामने साफ होगी। 17 नवंबर को मतदान की तारीख है और 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान है और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। और वो मतगणना जो किसी वनडे मैच और T20 से भी अधिक रोचक होती है। और 5 दिसंबर तक निर्वाचन प्रक्रिया खत्म होगी और दोनों ही दलों में जो सफल दल होगा वो सफल दल का मुखिया 15 दिसंबर के पहले पहले ढोल धमाके विधिवत प्रक्रिया के साथ शपथ ग्रहण करेगा और अपनी सरकार बनाएगा। तो ये पूरी तस्वीर है जो निर्वाचन आयोग दिल्ली की तरफ से जारी कार्यक्रम के बाद हमारे सामने है। और जैसा हमने आपसे कहा कि चौथी सूची ने ये तस्वीर और महत्वपूर्ण कर दी है और कांग्रेस की अभी तक कोई सूची नहीं है। इसको लेकर दोनों व्यूज़ हैं। जहां ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पीछे छूटी है, तो पीछे छूटने के फायदे हैं, ऐसा कांग्रेस और कुछ राजनीतिक समीक्षक भी मान रहे हैं कि बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, खासतौर से इस चौथी सूची के, जिसमें अगर बीजेपी बदलाव करती तो कांग्रेस दूसरी और तीसरी सूची की तरह अचंभित हो सकती थी कि इन प्रत्याशियों के सामने हमें किसे उतारना है। लेकिन चौथी सूची ने बताया है कि वही चेहरे हैं जिन चेहरों को लेकर आप अपने चेहरे तय करने जा रहे थे। तो कांग्रेस इस चौथी सूची को लेकर आश्वस्त हो सकती है कि इसमें बीजेपी ने प्रयोग धर्मिता का डमरू नहीं बजाया है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, चुनाव के रणनीतिकार। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, युवा नेता, बढ़िया ढंग से अपनी बात रखते हैं। बहुत स्वागत। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, बंसल न्यूज़, हमारे साथ है। मनोज, पहली रिएक्शन छोटी थी आपकी, संक्षिप्त,
फिर मैं आगे बढ़ूंगा राजनीतिक मेहमानों की तरफ। जी देखिए शरद जी, ऐलान भी हो गया आज, ऐलान जंग यानी कहा जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी तो एक कदम और आगे निकल गई। बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी और आज चौथी सूची भी सामने आ गई। चौथी सूची को भी हम देखते हैं तो करीब करीब 2 दर्जन यानी 24 मंत्रियों को फिर एक बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। यानी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी। पहले भी जिन 7 सांसदों पर दाव लगाया उससे भी ये साफ जाहिर हो रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी शायद, जो मेरे पास जानकारी, एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, दर्शकों को भी दे रहा हूं कि कांग्रेस 230 सीटों पर एक साथ अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इसका कारण क्या लगता है आपको? इसका कि जिस तरह बीजेपी ने पत्ते खोले हैं वो कारण दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए भारतीय कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि अभी जो 136 नाम भारतीय जनता पार्टी ने लगभग घोषित कर दिए हैं, लेकिन कुछ नाम जैसे उदय प्रताप, आपको याद होगा लोकसभा में एक ऐसा नाम था, टिकट भी फाइनल हो गया था। उसके बाद भगवती प्रसाद का टिकट फाइनल हो गया था मुरैना से लोकसभा का, लेकिन एट ए टाइम उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लेकर आ गई थी। तो कहीं ये डर भी है कांग्रेस के भीतर भी, तो अपनी रणनीति को नहीं बिखारना चाहते, एक अलग तरह की रणनीति के साथ कांग्रेस बढ़ रही। अब हम ये कह सकते हैं कि 17 तारीख को मतदान होगा और मतदान की 17 तारीख से चुनाव की जो तारीख है वो बहुत स्पष्ट है और दोनों दल अपनी अपनी तैयारी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर एक कदम आगे, कम से कम टिकट देने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस को क्या फायदा लगता है? अगर फायदा, या कांग्रेस फिर अचंभित है चौथी सूची से? स्वाभाविक रूप से अचंभित होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गुजरात का मॉडल भारतीय जनता पार्टी इख्तियार कर सकती है, उस मॉडल पर जा सकती है। कांग्रेस के लिए राहत की बात है कि कोई चौंकाने वाली बात नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये चौंका भी रही है शरद जी। वो 24 जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है ये चुनौती भी है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये राहत की बात है कि इसमें प्रयोग धर्मिता नहीं है, क्योंकि चौंकाती जो बात हम क्रिकेट में कहते हैं कि अगर तेज गेंदबाज की जगह आप किसी स्पिनर को पहला ओवर फेंकवाने के लिए ले आए तो बल्लेबाज भी चौंकते हैं और वो समझते हैं ये क्या हो गया। आने वाले तो तेज गेंदबाज से, बुमराह से शुरुआत होनी थी, ये क्या प्रॉब्लम हो गई कि आर अश्विन के हाथ में गेंद थमा दी। लेकिन इस सूची में आर अश्विन नहीं है, बुमराह ही है, बुमराह के बाद शमी आएंगे। इस तरह की सूची है तो कांग्रेस के लिए राहत की बात है। और पहले की सूची, अब की सूची, सबका मिलान, और जैसा मनोज कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 230 सामने आएंगी, तो देखते हैं तो क्या कांग्रेस की राह आसान की इस सूची ने। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, मैं टू बी ऑन अ लाइटर नोट, आप लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उसी में मैं अपने परिदृश्य से ये कह सकता हूँ कि हमने सीधी बॉल दे दी है। तो आप लोग सब गूगली और कुछ अपेक्षा रखते, बिल्कुल सीधी बॉल। तो ये हम कभी कभी क्या होता है, सीधी बॉल दे देना चाहिए। तो जितने दिमाग चल रहे हैं तो उनके लिए भी राहत की बात होती है। और ये भी अपने आप में एक अचरज क्रिएट करता है कि भाई आपने सीधी बॉल डाल दी, जबकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर थे, इतनी कलाएं आप जानते हो। ललचाने के लिए भी काम आती है सीधी बॉल। तो अगली बॉल हो सकता है इतनी सीधी ना रहे। जी। एनीवे, पर शरद जी, एक बात तय है कि हमारी जो ये सूची है उसमें मान के चलिए कि हम एक बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ, कैलकुलेशंस के साथ, अपने कैलकुलेशन अपनी डेस्क पे जो हम लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और पहली सूची, दूसरी सूची और ये तीसरी सूची और चौथी सूची एक नाम की एक बीच में रही है। तो ऐसी सूचियों को हम यदि संकलित करें तो हमें अभी अपनी डेस्क पे मजबूती हम 2/3 के आसपास में लेकर चल रहे हैं। अभी हालांकि 94 सीटें लगभग और बाकी हैं जिन पे नाम आने हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप जो कह रहे थे उस पर ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, 230 की सूची जिसकी बात मनोज जी कर रहे थे। देखिए मनोज जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कांग्रेस, मेरा कोई उससे वो गुरेज नहीं है। हम लोग आपस में हम चुनाव लड़ते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो स्वाभाविक है कि आज शिवराज जी ने भी इस बात को कहा है कि हमको शत्रुता नहीं करनी है, हमको चुनाव लड़ना है। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस पर प्रत्याशी नहीं है सर। प्रत्याशी के बाद उन प्रत्याशियों को चुनना, क्योंकि वो लीडर बेस्ड है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जिसके पास बीएलए की व्यवस्था हो। 35 दिन का चुनाव है शरद जी अब आपके सामने। ठीक बात। तो 35 दिन के चुनाव में शायद कांग्रेस ये सोच रही होगी कि 28 को होगा, 30 को होगा। और अब ये 35 दिन के चुनाव में प्रत्याशी भी देना है, प्रत्याशी के पास बीएलए तक की व्यवस्था भी देना है। उनके पास अब थोड़ा सा स्कोप मुझे लगता है टाइट हो गया है, ओवर्स। तो इन चुनौतियों के बीच वो हैं। तो मैं उम्मीद हालांकि नहीं करता हूं जो मनोज जी कह रहे हैं, क्योंकि अब वो लोग प्रत्याशी को रिवाइज करेंगे। उनका एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं है शरद जी। तो स्वाभाविक है कि अब जो हमारे 134-36 घोषित हैं, अब उसके विरुद्ध एक बार दिमाग वो और लगाएंगे।
तो कई बार क्या होता है, परीक्षा से पहले एक कुंजी बाजार में आ जाती है, कहते हैं यही 20 सवाल आने वाले, तो आदमी सारी तैयारी छोड़ के उनको पहले देखता है बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये डाइवर्शन भी होता है एक प्रकार का। तो एक नई एक्सरसाइज कांग्रेस के सामने है जो थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। बुंदेला साहब, तस्वीर आपके सामने पूरी साफ नहीं है, लेकिन 130 से अधिक सीटें अगर आपके सामने हैं तो एक बड़ा आपके लिए मतलब रणनीति बनाने के लिए एक रोड मैप है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी ने अपनी 136 सीटें रख दी हैं कि साहब ये देख लीजिए और इसके हिसाब से आपको जो करना हो करिए, जहां चौंकना है चौंकिए, जहां आगे बढ़ना हो आगे बढ़िए। कैसे देखते हैं आप? जी, आज सर जी बड़ी अच्छी शुरुआत की आदरणीय डॉक्टर साहब ने, तो लाइटर नोट की ही बात से शुरू किया जाए। देखिए, लोकतंत्र के मुख्य पर्व की आज तारीख आई है और साथ में उसी के बीच में सनातन सभ्यता का सबसे बड़ा पर्व भी पड़ने वाला है, दीपावली। बड़ा दिलचस्प होगा शरद जी, जो चुनाव में हम लोग जो ड्यूटियां कर रहे होंगे वो बीच में करवा चौथ भी आना, तो लोग भागेंगे उस दिन अपनी पूजा कराने के लिए। बोले चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है शरद जी, 35 दिन का चुनाव है, डॉक्टर साहब कह चुके हैं। अच्छा, फिर क्या शरद जी, भ्रष्टाचार रूपी रावण जो 18 साल में शिवराज सरकार के दौर में खड़ा हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला भी है, व्यापम भी है और तमाम तरह के घोटाले हैं, आदिवासी पर वो भी बीच में आना, जो भ्रष्टाचार रूपी रावण है वो भी, दशहरा भी बीच में आना, उसको भी जलाना शरद जी। तो मैं कहता हूँ सही बात है, 35 दिन बचे हैं सिर्फ, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, बड़े निवेदन से कहूँगा, अच्छी बात है। भाजपा की रणनीति थी वो उसके हिसाब से चली, उसने अपने 154 नाम जो भी थे चौथी सूची आज घोषित कर दी। हमारी सर रणनीति आज से शुरू होती, कोई ये बात स्पष्ट हो गई कि आज से चुनाव शुरू हुआ है। तो आप देखें अगले 2-3 दिन में आप हमारी सूची भी देख लेंगे। बिल्कुल सही कहा मनोज जी ने, हो सकता हम पूरे प्रत्याशी एक साथ घोषित कर दें। और इसके अलावा ये मनोज जी भी अच्छे से जानते हैं कि सर हम कहीं गायब नहीं हैं। आज जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तब हमारे एक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, निशा बागरे जो एक दलित महिला है, वो सिर्फ इतना निवेदन कर रही हैं साहब कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, मुझे राजनीति में जाना है, मुझे अन्य काम है, व्यक्तिगत काम, मेरा इस्तीफा। मतलब 6 महीने से उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है। ये सर जी एक ट्रेंड है, बेसिकली पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो कांग्रेस इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सर जी हमारी पूरी तैयारी, हम कहीं गायब नहीं है, ना हम कहीं पीछे हैं। बिल्कुल, आज बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने, शिवराज जी ने भी, कि सही बात है, हमें कोई लड़ाई थोड़ी लड़ना है, हमें चुनाव लड़ना है, हमें एक दूसरे के खिलाफ अपनी बात रख के जनता के बीच में जाना है कि भैया देखो मेरे पास जो है लाल कलर है और मेरे पास जो है लस्सी है और भैया मेरे पास चाय है, मेरे पास नीला कलर, अब आपको जो पसंद हो ये जनता डिसाइड करेगी ना सर जी, है ना। तो मैं कहता हूँ एक अच्छी बात है। और दिलचस्प बात ये होगी कि पूरे बीच में जो हम कहें भारत के हिंदू संस्कृति के सनातन, मतलब मैं तो कहता हूँ सनातन संस्कृति के, क्योंकि देश में रहने वाला 140 करोड़ लोग सभी सनातनी हैं, तो सारे दीपावली, करवा चौथ, दशहरे जैसे त्यौहार, क्योंकि डॉक्टर साहब भी जिस दिन करवा चौथ होगा मुझे लगता है हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि शाम तक कम से कम घर पहुंचा जाए, जिससे कम से कम विकल्प दिए हैं सनातन परंपरा ने, और भी विकल्प है। हाँ सर, वो मोबाइल है, वीडियो कॉल है, लेकिन फिर भी जो सुख सर घर जाके मिलेगा शरद जी, वो आप भी समझते हैं। तो मैं कहूँगा धन्यवाद देता हूँ मैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने सही समय पे तारीखों का ऐलान किया और एक अवसर प्रदान किया जनता को उनका नेता चुनने का, नई सरकार चुनने का और राजनीतिक दलों को फिर से 5 साल बाद जनता के बीच जाने का। इस 5 साल में बहुत कुछ देखा, उपचुनाव काफ़ी हुए, ये सबको याद। लेकिन सर जी आम चुनाव की बात एक अलग होती है, उसमें जनता के मुद्दे और मिजाज कुछ अलग होता है। तो मैं कहता हूँ धन्यवाद जी, बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने और बहुत संतुलित आपकी प्रतिक्रिया रही। डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी बहुत संतुलित तरीके से अपनी बात कहते नजर आए और मुझे लगता है यही चुनाव का मज़ा है कि बजाय आप उस चुनाव को क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंसा का अर्थ हथियार से ही है, जिह्वा या जीभ जितनी हिंसा करती है और लोग इससे जितने घायल होते हैं, बड़े बड़े सल्तनत और साम्राज्य गिर जाते हैं। और कमलनाथ जी की सरकार चलेगी सर जी, आ जाएगी, वापस आ जाएगी। जी हाँ, चलिए शुभकामनाएं बीजेपी कांग्रेस दोनों को। मनोज, सवाल ये है कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज मैं बुंदेला साहब की देख रहा हूं, मैं मान रहा हूं कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ खोया नहीं है, सूची भले ही पहले नहीं दी, और क्या ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ बीजेपी ने बाजी मारी तो कांग्रेस शुरू में जरूर हम सबको लगा कि डिफेंसिव हुई है कि ये काम तो हम करते थे, पहली सूची तो हमारी आती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने सूची पहले देकर उसे चौंकाया जरूर, और दूसरी सूची ने तो और चौंकाया, तीसरी सूची में तो एक ही नाम था जहां तक मुझे ध्यान है।
तो दूसरी सूची ने उसको चौंका भी दिया। पहली सूची सरप्राइज थी, दूसरी सूची के नाम सरप्राइज थे, लेकिन फिर कांग्रेस संभली और उसे लगा ये तो उसके भले की बात है। हम बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस की सूची ना आने के पीछे क्या बीजेपी की सूचियां पहले आना है? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस की अपनी रणनीति है और कांग्रेस ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसने अपने कदम बढ़ा ही दिए हैं और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जिस तरह जैसे आज भी यदि 57 नामों की घोषणा हुई है तो अब करीब 94 नाम 94 बचे हैं, तो वो भी जल्द आ जाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारा भी है। तो मुझे लगता है 2-4 दिन के भीतर ही बीजेपी की एक और सूची दिखाई देगी और कांग्रेस इसी तैयारी में कि पहले बीजेपी की सूची आ जाए ताकि हम अपने जो कैंडिडेट लेकर आए वो हमारे ही रहें। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपको। लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प है, बहुत अलग तरह का है। हम जब जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो पल पल चीजें बदल रही शरद जी। कभी ऐसा लगता है कि किसी एक दल का थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखता है, फिर नीचे आ जाता, फिर ऊपर। तो ये चुनाव बहुत अलग तरह का। अच्छा, इसके बीच में दीपावली का जो पावन पर्व है ये बहुत चुनौती भरा होगा, खासकर नेताओं के लिए, क्योंकि लोगों के आप घर जाएंगे वोट मांगने तो वो सफाई कर रहा होगा, वो पुताई कर रहा होगा और वो अपनी दीपावली के दीपों की तैयारी कर रहा है। ये हर 5 साल बाद कुछ इसी तरह की स्थितियां रहती हैं। तो मुझे लगता है मतदाता को भी आदत है मनोज जी। इस साल अंतर बहुत कम है शरद जी, 12 और 15 के बीच का, मतलब 12 तारीख को दीपावली है और 17 तारीख को, सिर्फ 5 दिन। आप देखिए कुल मिला के 3 दिन मिलेंगे। यदि 15 तारीख के बाद आप देखते हैं तो फिर चुनाव का जो कार्यक्रम है वो सामने आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रचार का समय नहीं मिलेगा। आप देखिएगा कुल मिला के 20-25 दिन मिलने वाले, तो बहुत रिस्की है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और दोनों दल उसी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर ये भी है कि नेता चुनाव में बहुत अधिक प्रचार की धनराशि की तरफ ना बढ़े, अपनी बात गंभीरता से कहें, क्योंकि ये सही कह रहे हैं आप कि अब त्योहारों का मौसम बिल्कुल शुरू है। पितृपक्ष हम मना ही रहे हैं, अब हम नवरात्रि के बिल्कुल मुहाने पर हैं, फिर दशहरा और दशहरे के बाद करवा चौथ, करवा चौथ के बाद दीपावली। तो मतदाता चुनावी रैलियों में पहुंचेगा, सुनेगा टेलीविजन और डिजिटल पर, वो खूब फॉलो करेगा, समाचार पत्रों में बिना मुद्दे का चुनाव ही है सर जी। इस चुनाव में कोई मुद्दा दिखाई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल लहर बहा के ले जा रही है। और दोनों राजनीतिक दलों के बीच में जैसी टक्कर है, तो ये भी है कि दोनों ही दल भी बहुत इसको लेकर गंभीर चिंतन मनन की मुद्रा में। डॉक्टर वाजपेयी, जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में दांव पर आपका ही ज्यादा स्टैक है, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं, आपके पास अपने खिताब को सुरक्षित रखने का दबाव है और निश्चित तौर पर इस चुनाव को तो आपने और दबाव का चुनाव इसलिए बनाया है, नरेंद्र जी को उतार दिया है, कैलाश जी को उतार दिया है, राकेश सिंह जी को उतार दिया, प्रहलाद जी को उतार दिया, कुछ सांसद मैदान में हैं, तो आपने काफी बड़ा फलक कर लिया इस चुनाव का और ज्यादा दबाव अपने ऊपर लिया। देखिए वो आवश्यक है सर जी, क्योंकि देखिए एक इलेक्टोरल हिस्ट्री है देश की। हम लोग 5वीं बार चुनाव में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि मन पर तो रहता ही है, वो बात तो उसको नकार नहीं सकते हैं। और ये सभी नेता अपने पूरे जीवन काल में भाजपा की सरकार को देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि सबने इस स्टेक के स्टेक होल्डर्स बने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मनोज जी ने जो कही है कि बिल्कुल सही है, पहले चुनाव अभावों पे हो जाते थे, सामाजिक जो सिविक नीड्स थी, सड़क, बिजली, पानी। हमारे लिए दिग्विजय सिंह जी को हराना मुझे लगता है आसान था 2003 में, क्योंकि इसमें से तीनों का लगभग अभाव था, योजनाओं का भी अभाव था, बड़ी संख्या में अधिकार था, सब कुछ था। और आज 20 साल बाद लोगों को ये भी समझाना कठिन होता है कि इसमें से निकल आए। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर। हाँ साहब, तो ये चुनौती है हमारी, नो डाउट। और चूंकि ये हो गया है तो अब इलेक्टोरल इशू भी नहीं है। जैसे आपने बताया दीपावली में पूरे 35 दिन बिजली रहनी ही रहनी है, कोई ऐसा तो नहीं बिजली जानी है, तो बिजली विषय ही नहीं बनेगा। हम बोलेंगे कि रहती है तो बोले ठीक है ना, तो 20 साल से है, उसमें क्या है, बल्कि रोशनी ज्यादा दिखाई देगी। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और प्योर डेवलपमेंट सेंट्रिक जब हम इलेक्शंस के लिए जाते हैं तो हम तो भाई सत्ता में रहे हैं शरद जी, तो हमारे पास विकास ही विषय है, तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए 35 दिन थोड़े से रहेंगे और 9 दिन 9 दुर्गा के भी हैं। तो बेहतर यह है कि हम और उसी को प्रोजेक्ट भी हम करने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे सामने ये एक एजेंडा है और विपक्ष के सामने सरकार की कमियों को रखना मात्र एक एजेंडा हुआ करता है। जैसे उन्होंने बात करी थी 10 सिर की, तो हम भी ये कहेंगे कि भाई आपके 15 महीने थे तब ये रावण आपको बहुत प्यारा लगता था, 280 करोड़ निकले घर से, इसी रावण से वसूले थे क्या?
तो उससे दोस्ती कर ली थी भाई। तब आपने किसी का कन्विक्शन नहीं किया, किसी भी केस में आपने कोई नया डेवलपमेंट नहीं किया, कोई भी नर्सिंग कॉलेज आपने बंद नहीं कराया, कोई मेडिकल कॉलेज आपने बंद नहीं कराया। तो इससे ये पता लगता ना ये सब किया तो हमारे ही ना। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पर चलती है। हम ये नहीं कहते कि अनियमितताएं नहीं होती हैं, लेकिन हमारा रवैया उन अनियमितताओं के लिए जीरो टॉलरेंस का है। इस बात को हम जनता के बीच रखेंगे। और कांग्रेस का रवैया थोड़ा दोस्ताना है उनसे, वो टोल टैक्स ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो अब दोनों में से जनता जिस पर आशीर्वाद देगी वो वाला रुमाल उठाएगी जो अवनीश जी ने बताया। जी जनता बड़ी ही समझदार है और जनता समझ चुकी है कि ये वो व्यक्ति हैं शिवराज सिंह जी जिनको हम 18 साल हमने मौका दिया है और भरपूर मौका दिया है और कहीं ना कहीं उनको देखकर ही मौका दिया शरद जी। लेकिन अब जनता ये भी देख रही है कि लाडली बहना योजना की बात करने वाले शिवराज जी वहीं नरेंद्र मोदी जी इस योजना का नाम नहीं लेते क्योंकि वो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ आ चुके हैं। तो अब ये इनकी सरकार में ही गतिरोध है शरद जी। भले ही 155 जो भी इन्हें नाम दिए, लेकिन हम सब ने देखा विधानसभा अध्यक्ष उसका टिकट कटने पर वो खुद कह रहे हैं गिरीश गौतम जी की निर्दलीय लड़ूंगा। आप चाहे मालवांचल में चले जाए, आज टिकट मिला है। मैं एक बात कर रहा हूँ। अब ठीक है, आज आपने उसमें नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। केदार शुक्ल की बात, हाँ बिल्कुल, केदार शुक्ल, सॉरी, है ना। मतलब आप ये देखिए ऐसे कई सारे से नाम हैं शरद जी, चाहे आप मालवा में जाएं, चाहे आप निमाड़ में जाएं, बुंदेलखंड में आए, हम छतरपुर में देखें, मतलब निरंतर ये सूचियां आती गई। उधर यशोधरा, देखिए हमारी सूची से कोई महत्वपूर्ण आज चिंता मत करिए, हमारी सूची समय पे जाएगी। 35 दिन बचे, 35 दिन का चुनाव है ना, उसके बाद आज से सब कुछ शुरू हो जाएगा। सूची भी मिलेगी आपको, मैनिफेस्टो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हमने पहले देखी ना, हम तो कहते जो काम होता है समय से होना चाहिए, आपने समय के पहले दे दी। आप जाने, आपका काम जाने, बाकी हम तो साफ कहते हैं कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुद्दे तो बहुत हैं शरद जी। मतलब इस प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि सूची आने के बाद भी आदिवासी वर्ग चप्पलों से पिटता रहा भाजपा नेताओं के द्वारा। ये बहुत दुखद है। आप देखें इसके पहले जाएं तो कितने दलित आदिवासियों पर अत्याचार हुए, उनको उनके मुंह पर पेशाब किया गया। और वहीं आपकी पूरी पॉलिटिक्स ही पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार की, शिवराज सरकार की आदिवासी सेंट्रिक हो गई। फिर भी आप उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। ये बताता है कहीं ना कहीं कि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो का तो है ही मुद्दा, वो आप माने या ना माने। राजस्थान में आपको नहीं दिखता है सर, कांग्रेस की सर अगर अपन राजस्थान में चल के वहाँ किसी चैनल पर बैठेंगे, डिबेट कर लेंगे वहाँ मतलब पे। राजस्थान में आप कहते हो अपन मध्य प्रदेश में बैठे ना, अब हम कहें उत्तर प्रदेश देख लो। तो मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मिलाकर बेहिचक आप ये कह सकते हैं कि चुनाव बहुत दिलचस्प है। क्या ये भी अनुमान लगाया जाए कि बीजेपी इसी अनुमान में सूची पहले जारी कर गई कि कांग्रेस करती है उसके पहले हम करके चौंकाएं, और ये सोचती रही कि अब आएगी सूची, और कांग्रेस चुपचाप पीछे जाती चली गई। तमाम बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव बहुत टक्कर का चुनाव है। अच्छे विश्लेषक इस चुनाव के बारे में, अभी भी हम लोग भी जो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम भी देख रहे हैं कि कई बार ये चुनाव 2018 की छाया में खड़ा दिखता है। कई बार ऐसा लगता है बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी हो चला है, और कभी लगता है नहीं भैया बीजेपी के पलड़े पर अब पलड़ा भारी पड़ रहा है कांग्रेस का। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि चुनाव बहुत टक्कर का चुनाव है, और ऐसे चुनाव में किस करवट ऊँट बैठता है, ये अच्छे जिसको भोपाली में कहते हैं ना, अच्छे खां को भी पता नहीं है भाईजान किधर बैठा चुनाव का ऊँट। तो ये मसला है साहब। तो देखिए, अब त्योहारों के साथ इस T20 रूपी चुनाव के पल पल के रोमांच का आनंद लीजिए। बड़ी संख्या में वोट करिए, अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनिए। अपने राजनीतिक दलों की इस अग्नि परीक्षा में आप बिल्कुल उनको देखिए, उनकी अग्नि परीक्षा को सफल बनाइए और मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाइए, जिससे आपका हमारा ये हृदय प्रदेश और तरक्की के साथ और समृद्धि के साथ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। 7 बजे सर रोज इस डिबेट को मुद्दों पर देखते रहिए। बिल्कुल सही बात है, मुद्दे रहिए, मुद्दे जैसी बात आज सीएम ने कही, बड़ी अच्छी बात कही शिवराज जी ने। कमलनाथ जी भी कमोबेश इसी बात को आगे रखते हैं। दोनों जनप्रतिनिधि जो हैं मध्य प्रदेश के सेनापति अपनी अपनी पार्टी के, वो कभी किसी इधर उधर के गाड़ी इधर उधर ले जाने में भरोसा नहीं करते। बहुत शुक्रिया बुंदेला साहब, शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद मनोज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।